नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए सेगमेंट में। और अभी एक बड़ी खुशखबरी जो मिल रही है वो इस बात को बताती है कि क्यों सरकारी नौकरी जो है इसके पीछे लोग इतनी बड़ी संख्या में अपना सब कुछ अपना दिन अपनी रात अपनी मेहनत लगाए रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। इस निर्णय के बाद निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे गार्जियन होंगे जो सरकारी नौकरी के प्रति अपने बच्चों को प्रेरित करने करेंगे और तैयारी के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। तो क्या है ये कारण, क्या है नई पेंशन स्कीम, इसके बारे में आइए समझते हैं। साधारण तौर पर जो पेंशन स्कीम होती है यह नौकरी के दौरान कटे गए पैसे के द्वारा ही हमें रिटायरमेंट के बाद मिलती है, जो कि जॉब सिक्योरिटी के साथ ही साथ आगे आने वाले समय में बुढ़ापे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है व्यक्ति के जीवन को स्मूथ या फिर सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस है, इसे घोषित किया गया। फिलहाल इसमें मुख्य रूप से उन लोगों को शामिल किया गया है जो नई पेंशन योजना के ग्राहक हैं या नई पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि यूपीएस योजना सॉरी नई पेंशन स्कीम जो इसके तहत ये भी बताया गया है कि कुल मिलाकर 25 साल की न्यूनतम सेवा देने के बाद जो भी सेवानिवृत्त होंगे या फिर रिटायरमेंट लेंगे, उन्हें आखिरी 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50% जो है वह पेंशन के रूप में गारंटी दी गई है। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि एनपीएस में मिलने वाली राशि बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है न्यू पेंशन स्कीम में, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं था। साथ ही साथ इस बात को भी बताया गया है कि इसका जो फायदा होगा वह कम से कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगा, यानी कि 10 साल की जो सेवा अवधि है उसके अनुपात के आधार पर इसे तय किया जाएगा। साथ ही साथ बताया गया है कि इसमें रिटायरमेंट के बाद प्रति माह 10,000 रुपये की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है। यानी कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम भी न्यूनतम राशि जो मिलेगी वह कितनी मिलेगी, तो 10,000 तो मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि पेंशन में किसका कितना योगदान होता है। अगर इस बात को हम ध्यान से देखें तो यहाँ यह भी मालूम चलता है कि पुरानी पेंशन योजना जो थी उसमें यूपीएस जो है वो अंशदायी प्रवृत्ति की योजना को दर्शाता है, जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन के और महंगाई भत्ते के 10% का योगदान करना रहता था, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% होता था। एनपीएस जो है नई पेंशन स्कीम, इसके तहत बताया गया है कि नियोक्ता का योगदान जो होगा वह 14% होगा और कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा। और इस तरह से एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम जो है इसके तहत कर्मचारी जो है उसको अंतिम भुगतान उस कोष को मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है, जिससे ज़्यादातर सरकारी ऋणों में निवेश किया जाता है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि पेंशन में जो योगदान है इसमें आगे चल ओपीएस की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि दिसंबर 2023 तक लागू हो रही ओपीएस जो है इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान करने की जरूरत नहीं होती थी। वे सामान्य भविष्य निधि, जिसे जीपीएफ भी कहते थे, इसमें अपना योगदान करते थे। जमा राशि को ब्याज के साथ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय ही दिया जाता था। ओपीएस की तुलना जो है वह न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों के बीच ज़्यादा आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाई। और यही कारण है कि गैर भाजपा शासित कुछ पुराने राज्य जो है उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम योजना पर वापस जाने का फैसला लिया था। और इससे महंगाई भत्ते से जुड़ा लाभ भी दिया जाता है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ यह भी बताया गया है कि जो नई पेंशन स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है,
इसमें 13 लाख लोग जो है इन्हें इसका फायदा मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 23 लाख लोग जो है इन्हें इसका फायदा मिलेगा। और इसके तहत बोला जा रहा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन भी मिलेगी। यूपीएस जो है इसका विकल्प चुनने वाले लोग जो है वो वापस एनपीएस का रुख नहीं कर पाएंगे, यह इसका एक सीमा निर्धारण भी किया गया है। और कहा जा रहा है कि यूपीएस से सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हालांकि कर्मचारियों की संख्या में बदलाव होते रहने से हर साल इस पर खर्च अलग अलग होता है। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि 31 मार्च 2025 से पहले जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे उन कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत 800 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया जाना है। और साथ ही साथ ये सेवानिवृत्त कर्मचारी यूपीएस का विकल्प अगर चुनते हैं तो उन्हें बकाया राशि मिलेगी। आगे चलकर इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी अप्रूव्ड किया जा चुका है। और इसमें अस्योर्ड पेंशन है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान में रखा गया है कि इससे ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उन्हें लाभ मिल सके। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ प्रश्नों से जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न है आपके लिए कि किस देश ने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में एक टीम इवेंट मारूहाबा कप में रजत पदक हासिल किया है। आई रिपीट अगेन, किस देश ने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में एक टीम इवेंट मारूहाबा कप में रजत पदक हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है भारत ने। भारत के बारे में डिटेल में बताते हुए कहा गया है कि भारत ने मालदीव में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में मारूहाबा कप में रजत पदक जीता। और भारतीय टीम में कमली पी, अजीज अली, श्रीकांत डी और संजय सेल्वमणि शामिल थे। जापान ने 58.40 अंकों के साथ स्वर्ण पदक को जीता, जबकि भारत ने 24.13 अंकों के साथ रजत को हासिल किया। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि ताइपे ने 23.93 अंकों के साथ कांस्य पदक को जीता। और चीन 22.10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। भारत ने हिट टू सेमीफाइनल जीता है जिसमें 32.16 अंक स्कोर किया। और यह जीत एशियाई खेलों के लिए भारत के पहले सर्फिंग कोटे के बाद आई है। भारतीय सर्फर हरीश मुथु क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, जो भारत के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी रही। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही के समाचारों में दिखाई देने वाला विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है कर्नाटका। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि विरूपाक्ष मंदिर के बारे में अक्सर पूछा भी गया है। तो समाचारों में दिखाई देने वाला विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। और कर्नाटका के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर 2024 में भारी बारिश के दौरान एक मंदिर मंडप के ढहने के बाद समाचार में आया था, लोगों का इस पर ध्यान गया था और यह राष्ट्रीय स्तर की खबर भी बन गई थी। और बोला जा रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण को लेकर इसमें चिंताएं व्यक्त की गई हैं। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है और यह कर्नाटका के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है। इस स्थल को 1986 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी संरक्षित किया गया है, जाना जाता है। और यह मंदिर 7वीं शताब्दी ईस्वी से निरंतर उपयोग में है, जो इसे भारत के सबसे पुराने कार्यशील मंदिरों में से भी एक बनाता है। इसका विस्तार विजयनगर, चालुक्य और होयसल काल के दौरान किया गया था। आगे इसके बाद बताया जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित सोनो बॉय क्या है? आई रिपीट अगेन कि सोनो बॉय क्या है? तो बताया गया है कि पानी के नीचे ध्वनिकी में उपयोग किया जाने वाला एक छोटा व्ययशील उपकरण जो सोनार प्रणालियों का पता लगाता है, इसे सोनोबॉय कहा जाता है। अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्ध सोनोबॉय बेचने के लिए $52.8 मिलियन के सौदे को मंजूरी दी थी। सोनोबॉय मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टर के साथ उपयोग किए जाते हैं। सोनोबॉय मुख्य रूप से छोटे उपकरण होते हैं जो पानी के नीचे की आवाज़ों का पता लगाते हैं और मुख्य रूप से पनडुब्बियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं।
वे पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो महासागरों और तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं, और ये हवाई जहाज से छोड़े गए टॉर्पीडो का उपयोग करके सटीक हमलों में सहायता भी करते हैं। सोनोबॉय का पहली बार उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन यू बोट का पता लगाने के लिए किया जाता था, और इन्हें विमानों, जहाजों या पनडुब्बियों से तैनात किया जाता है। यह एक निर्धारित गहराई तक जाने के बाद डूब जाते हैं और संकेतों को सुनते हैं। तो सोनोबॉय इन्हीं कारणों की वजह से अभी चर्चा का विषय था, और यह मुख्य रूप से सोनार प्रणालियों का पता लगाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो ई3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आई रिपीट अगेन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो ई3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बायो ई3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो बायो ई3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। और इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बायो ई3 नीति को मंजूरी दे दी है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रबंधित यह उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण पर केंद्रित है, और इसका उद्देश्य दवाओं से लेकर सामग्रियों तक विभिन्न प्रकार के जैव आधारित उत्पादों का उत्खनन करना होता है। यह उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से कृषि और खाद्य क्षेत्र की चुनौतियों को संबोधित करता है। साथ ही साथ यह अनुसंधान, विकास और उद्यमशीलता का समर्थन करके नवाचार को प्रोत्साहित करता है। तेज तकनीकी विकास और व्यावसायीकरण के लिए जैव विनिर्माण और जैव एआई हब और जैव फाउंड्री स्थापित करने की यह योजना है। यह पुनर्जनन जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से स्थायी विकास को भी बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य भारत के कुल कार्यबल का विस्तार करना और अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाली विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जिम्मेदार है, और विज्ञान धारा योजना को मंजूरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 योजनाओं को एकीकृत करने वाली इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि यह 3 प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, और नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास शामिल है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इसका लक्ष्य भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। तो इस तरह से पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और उसके साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज हमने चर्चा की। जल्द ही एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।